भाई किसी ने पूछा है कि नए सिरे से कैसे ज़िंदगी शुरू करें? जो पास्ट के बिलीफ पैटर्न्स हैं, उनको कैसे ब्रेक करें? तो उसका भई बेस्ट तरीका तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन आपके ब्रेन को रीवायर कर देता है। पुराने बिलीफ पैटर्न्स कहाँ हैं हमारे अंदर? किस जगह? तो अभी जो साइंटिस्ट हैं, ब्रेन साइंटिस्ट हैं, वो तो ब्रेन तक ही पहुँच पाए। तो वो कहते हैं कि आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के जो नेटवर्क्स हैं, उनका एक पैटर्न है, जिसको हम रीइन्फोर्स करते रहते हैं। मतलब ब्रेन तो बदल सकता है ना हमारा। रोज़-रोज़ की घटनाओं से ब्रेन बदलता रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम वही रोज़ सोचते रहते हैं। रीलिव दोबारा से जीते रहते हैं पास्ट के उन पलों को जिनमें जिसके कारण ये प्रॉब्लम है। तो 2 प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, एक तो कुछ खो गया पास्ट में, आपको किसी से प्यार हुआ और बहुत इंटेंस ऐसा प्यार कि बस अब तो ये है तो ज़िंदगी है। सब बहुत कमेंट्स में भी कि अब तो दूसरी शादी तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो उसको मान लिया अपना या मान लिया था, पर वो तो चला गया। अब वो बैठा हुआ है अंदर। तो उसको तो हम निकाल सकते हैं, कुछ ही मिनट्स में वो एटीट्यूड हम बदल सकते हैं, अगर हम सही दिशा में काम करें। लेकिन हम उल्टा क्या करते हैं कि उसको और मजबूत करते जाते हैं, इसलिए लोग बदलते नहीं हैं। लोगों की जो थिंकिंग है ना, वो आमतौर पे कम बदलती है ज़्यादातर लोगों की। कारण ये है कि हम वही रोज़ सोचते रहते हैं। उन्हीं-उन्हीं चीज़ों को रीइन्फोर्स करते रहते हैं, इसलिए हमारा व्यवहार वैसा ही रहता है, हमारी सोच वैसी ही रहती है जो पहले थी, उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्या ब्रेन ही मास्टर है? अभी मैं जो बोल रहा था ना कि ब्रेन की वायरिंग ऐसी है, ब्रेन को रीवायर कर देंगे, तो तब कुछ होगा। तो क्या ब्रेन ही मास्टर है? अभी तक जो विज्ञान है हमारा, क्योंकि वो सटल चीज़ों की तरफ एक्सप्लोर नहीं कर पाया, उसके पास टूल्स नहीं है। सटल का मतलब है, अगर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो इस मैटर की नहीं बनी, जिस मैटर से ये बॉडी हमारी बनी है, ये कोशिकाएँ बनी हैं, ये ब्रह्मांड बना है, एटम्स वगैरह-वगैरह। मान लीजिए कि इससे नहीं, किसी और प्रकार के मैटर से कोई चीज़ें हैं बनी हुई और हम वो भी हैं, हम केवल ये शरीर नहीं है। अगर ऐसा है, तो विज्ञान वहाँ तो अभी जा नहीं सकता। कभी शायद जाएगा, जिस गति से विज्ञान प्रगति कर रहा है अभी, कभी न कभी इसका विज्ञान होगा हमारे पास कि ये जितने सवाल हैं ना, आत्मा है, क्या पुनर्जन्म है, क्या सूक्ष्म शरीर है, क्या एस्ट्रल ट्रैवल सचमुच होता है, इत्यादि, इसका विज्ञान होगा कभी न कभी। तो एक्चुअली ब्रेन नहीं है मास्टर, ब्रेन की वायरिंग को बदलने के लिए ब्रेन से कोई परे की चीज़ काम करती है, जो कि हम मेडिटेशन में जिसको छू पाते हैं। भाई मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि सोच-विचार बंद हो जाए, बीच-बीच में हो जाता है, कुछ लोगों का काफ़ी लंबे टाइम तक हो जाता है, कोई सोच-विचार नहीं चल रहा है।
तो सोच विचार ही नहीं चल रहा है तो ब्रेन अपने आप को रिवायर कैसे करता है? भई ब्रेन का काम तो सोचना है ना। उसको आपने कोई सोच दिया, कोई कोई नया आइडिया दिया, तब तो हम बोल सकते हैं। यहाँ तो चुप कर दिया उसको कि भाई साहब आप चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाओ। तो चुप होने से वो कैसे बदल जाता है? कोई और शक्ति है। तो आप उसको एस्ट्रल बॉडी बोल सकते हो। ये संत लोग बोलते हैं कि कोई एस्ट्रल बॉडी है और मूलतः हम वही बॉडी हैं, एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी जाती है, जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, तो जो एस्ट्रल बॉडी है, वो लेके जाएगा तमाम रिकॉर्ड, इस ज़िंदगी की सारी चीज़ें और उसके पास पिछली ज़िंदगी के रिकॉर्ड्स भी होते हैं। एस्ट्रल बॉडी के पास सब कुछ होता है, सारे रिकॉर्ड जैसे हमें याद आती है ना पीछे की तो पूरा वीडियो आ जाता है। भाई आप किसी को मिले मान लीजिए, किसी को मिले, किसी को आप मिस कर रहे हो तो उसकी तस्वीर आ जाती है ना एकदम, एकदम, वो तो याद है। तो एस्ट्रल बॉडी के पास सब कुछ है। इसी लाइफ टाइम का नहीं, पता नहीं कितने लाइफ टाइम का। अगर आप लाइफ टाइम नहीं मानते, डीएनए मानते हैं ना, तो डीएनए से न केवल माता और पिता की जो शक्ल है और कुछ हेरेडिटरी जो अच्छी और बुरी चीज़ें हैं, न केवल वो बच्चे में जाती हैं बल्कि माता-पिता के माता-पिता के माता-पिता, पता नहीं कितने पीछे से सब चीज़ें आ रही हैं, सब चीज़ें। और ये जो चिंता करने वाली बात है, ये मनुष्य जाति में है कॉमन। तो ये डीएनए अगर आप मानते हैं, तो डीएनए के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हो कि हमने इनहेरिट किया है। हमने कुछ मेंटल टेंडेंसीज़ को इनहेरिट किया है मनुष्य जाति से। क्योंकि पीछे चले जाओ तो सारी मनुष्य जाति कवर हो जाएगी ना। भई पीछे जाओ तो आपके माता-पिता, आपकी माँ के माता-पिता, आपके पिता के माता-पिता, 4 तो यही हो गए। 1 कदम और पीछे जाओ तो 8 हो जाएँगे, और पीछे जाओ और पीछे जाओ, कई हज़ार साल पीछे चले जाओ, तो कितने हो जाएँगे? तो धीरे, धीरे, धीरे सब ह्यूमन अगर हम जानवरों से आए, तो जो एनिमल रहे होंगे तब कभी न कभी, इस थ्योरी के अनुसार। वैसे संत लोग भी मानते हैं ये बात, जो ये डार्विन वगैरह की थ्योरी है, डार्विन की पूरी थ्योरी तो नहीं मानते पर ये कि भाई जानवर से हम आए, ये तो बहुत सारी कहानियों में भी होता है ना, कि हम दोबारा भी जानवर बन सकते हैं। तो वो सारी टेंडेंसीज़, इसलिए तो कहते हैं ना हमारी जो लोअर इमोशंस हैं, वो सब एनिमल से हमने इनहेरिट किए। एनिमल इंस्टिंक्ट चले आ रहे हैं। कहते हैं ना सेक्स, एग्रेशन एंड हंगर, ये सब जानवरों में पाए जाते हैं और ये हमारे में भी, इंसान में भी पाए जाते हैं। तो ये जो एस्ट्रल बॉडी है, इस पे थोड़ा विचार कीजिए आप, अब माने या ना माने एस्ट्रल बॉडी को, लेकिन हम जो बातचीत कर रहे हैं इसमें इससे मदद मिलेगी। वैसे जिन लोगों को ल्यूसिड ड्रीम होता है ना, वो समझ रहे होंगे। ल्यूसिड ड्रीम में जो बॉडी ट्रैवल करता है, तो वो एस्ट्रल बॉडी है। वो इस बॉडी से भी जुड़ा रहता है हमेशा, लेकिन वो कहीं-कहीं ट्रैवल भी कर रहा है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कुछ लोगों को होते हैं, कि जैसे आप कहीं और भी चले गए, तो वो यही है, एस्ट्रल बॉडी है। एनडी वाले जो बोलते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले, अनीता मूरजानी कहती है मैं मर गई तो मैं छत से अपने शरीर को देख रही थी। तो वो जो छत से शरीर देख रहा था वो एस्ट्रल बॉडी है। तो स्वामी योगानंद जी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, कहते हैं कि कई एस्ट्रल जगत हैं, उस एस्ट्रल मैटर से बने हैं, इस मैटर से नहीं। और
उनके गुरुजी मरने के बाद आते हैं, आपने पढ़ी होगी वो किताब, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो गुरुजी मर जाते हैं और उसके 10-15 दिन बाद वो देखता है कि गुरुजी आ रहे हैं। वो बहुत भौचक्का कि ये गुरुजी कि आप तो आपके शरीर को तो हमने जला दिया था। हाँ बेटा कि ये शरीर इन एटम्स से नहीं बना। मैं अभी जिस जगत में हूँ, ये एस्ट्रल मैटर है और मैंने ये रूप धारण किया है, हमारे अंदर ये शक्ति आ जाती है, हम कोई भी रूप धारण कर सकते हैं जो उस दिव्य जगत में पहुँच गया, मैं तुझे कुछ बताने आया। तो वो जो एस्ट्रल बॉडी है हमारे अंदर, असली हम वो हैं, एनर्जी बॉडी कह लो। उसके साथ काम करने के लिए आपको इस वाले दिमाग को चुप करना पड़ेगा। हमारा जो इसके कई नाम है, अहंकार भी है, मैं की परिभाषा, सारी जो मेमोरी है पीछे की, उसके कारण मैं की परिभाषा बनी है, सबको चुप करना पड़ेगा कि भाई अब देख लिया, तुमने जितनी गड़बड़ करनी थी कर दी, अब ज़रा चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर हम उसको चुप कर पाए, चुप करने के कितने तरीके हैं, या तो वो किसी बड़ी शक्ति के सामने समर्पण कर दे, जैसे भक्ति में होता है ना कि आप मानते हो किसी किसी बड़ी चीज़ को, ईश्वर को, अल्लाह को, राम को, श्याम को, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, समर्पण हो जाए एकदम। समर्पण का मतलब आपका कॉन्शियस ब्रेन चुप हो गया। कॉन्शियस ब्रेन चुप हो गया तो आप अपने सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये जो पश्चिम की साइकोलॉजी है, हालाँकि उसको मैं पूरा सही मानता नहीं, पर अब वो टर्म्स यूज़ करनी पड़ती हैं क्योंकि फ्रॉइड साहब को तो ऊपर बिठा दिया आपने। जैसे फ्रायड ने बीमार लोगों के साथ काम किया, उसकी सारी साइकोलॉजी बीमारों से आई। अब हम सोचते हैं कि पूरी मनुष्य जाति पर वो, अब ज़्यादातर लोग बीमार ही होते हैं इसलिए उन पे फिट होती है उनकी बात। युंग अलग हो गया था, उनका जो साथी था कार्ल गुस्ताव युंग, युंग जी को मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, हार्ट अटैक हुआ, उनको ये पूरी दुनिया दिखी ऊपर कहीं से। वो तो मानता नहीं था इन बातों को। उसके बाद उसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया। शब्द वही यूज़ किए अनकॉन्शियस, क्योंकि अब करियर सारा उनका साइकोलॉजी में था। अचानक वो नई बात करते तो लोग बोलते पागल हो गया। तो उसने बोला कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव का मतलब पूरी मनुष्य जाति का जो भी एक्सपीरियंस अभी तक का है वो उसमें है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में। कुछ और वैज्ञानिक हैं जो कुछ और नाम से उसको बुलाते हैं, जैसे रूपर्ट शेल्ड्रेक एक है। अब वैज्ञानिक जो मेन स्ट्रीम विज्ञान है वो इसका विरोध करता है ना। मेन स्ट्रीम विज्ञान विरोध नहीं करेगा तो बिल्कुल नई चीज़ है। अब कैसे मान लें वो? प्रूफ कोई है नहीं। इस मटीरियल जगत के हिसाब से प्रूफ नहीं है। वो कहते हैं, शेल्ड्रेक कहते हैं कि एक मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है। मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है और वो हर जाति का अलग फील्ड होता है। मनुष्य जाति का एक अलग फील्ड है, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड जो पूरे संसार में व्याप्त है। उस फील्ड में पूरी मनुष्य जाति ने आज तक जो-जो किया होगा, सोचा होगा, फ़ील किया होगा, वो सब उसमें है। इसको हम दूसरे एंगल से देखें, मैंने डांस ऑफ द बी ये किताब लिखी थी इंग्लिश में, आपको पता होगा। उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया थोड़ा-सा और डेवलप करके कि भई उसमें ऊपर-ऊपर ये सुपरफ्लुअस चीज़ें हैं, ये राग और द्वेष, और क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें लिप्त हैं। लेकिन आप गहरे चले जाओ तो वहाँ अ, एनलाइटेंड लोगों की कॉन्शसनेस, मतलब हज़ारों-हज़ारों जो बुद्ध जैसे हुए होंगे, उनकी भी चेतना है, उनका भी ज्ञान है। उसको एक्सेस करने के लिए हमें गहरे जाना पड़ेगा। कहाँ है गहराई? तो मान लीजिए कि ये जो कॉन्शियस ब्रेन है ये सबसे ऊपर है। ये चुप हो गया मेडिटेशन में। अब सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस आप वहाँ पहुँच गए। अगर आपको कुछ दिख रहा है
और कई लोगों को दिखता है कि इस जन्म की नहीं पता नहीं कहाँ-कहाँ की चीज़ें दिखती हैं, सपने जैसा। किसी का एक कमेंट था 3-4 दिन पहले कि मैं तो ध्यान में हूँ। तो वो सपने जैसी स्थिति, वो आपको दिख रहा है, वो शायद अनकॉन्शियस से आ रहा होगा। सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस, ज़्यादातर अनकॉन्शियस से अगर वो बिल्कुल ही नई चीज़ है, उसके भी आप पार पहुँच गए। तो वहाँ बुद्ध चेतनाएँ हैं। वहाँ मतलब वो कॉन्शियसनेस है ह्यूमैनिटी की, जिसमें कि जिसको हम बोलते हैं ना कि वो एनलाइटेंड थे वगैरह, हमारे ऋषि-मुनि थे और अवतार थे। तो उन लोगों की चेतना वहाँ है। और बस उसका ज़रा भी स्पर्श, उसी को हम परमात्मा भी कह सकते हैं या परमात्मा का एरिया कह सकते हैं कि वहाँ से आप काफ़ी अ, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस उसको सुपर फ़ील्ड कह लो, उसको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कह लो, उसको सुपर इंटेलिजेंस का फ़ील्ड, कुछ कई-कई नाम हैं। जिन लोगों को गॉड पसंद नहीं है, ईश्वर अल्लाह पसंद नहीं है, कुछ और नाम भी हैं इसके, जो आपको सूट करे। असली बात है कि आपकी ज़िंदगी पे इसका अच्छा असर पड़े। तो वही यही तरीका है। हम पूरे पास्ट को, अब आपके पास तो इसी जन्म की है ना अभी प्रॉब्लम्स। पास्ट लाइफ्स अगर होते हैं और आपको याद आ जाएँ और पता चला कि आप तो पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या-क्या गड़बड़ किया होगा। किया ही होगा ना हमने। भई अब मान लीजिए कि 1000 जन्म के बाद अब जो अकल आई, तो पहले पता नहीं हम क्या कह रहे होंगे, क्या-क्या गड़बड़ की होगी। वो भी याद आ जाए तब क्या होगा? तो भई ये मान के चलो कि ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है। हम इवॉल्व हो रहे हैं। हम जानवर से इंसान बने, अब इंसान से बेहतर इंसान बनने की यात्रा है और इसमें बहुत प्रकार की बेवकूफ़ियाँ करेंगे, बहुत प्रकार की गलतियाँ करेंगे हम। अब अकल आ गई, तो यहाँ से आगे कैसे बढ़ें? तो ये जो पीछे का रिग्रेट है, पीछे का बिलीफ पैटर्न है, जो भी चीज़ें हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में लोग अटके रहते हैं। कि जी मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, लोग घूर-घूर के देखते रहते हैं, कई लोगों के लिए यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत तुच्छ चीज़ें हैं, लोगों को क्यों महत्व दे रहे हो आप? कोई छोड़ के चला गया, अरे कौन छोड़ के चला गया? कहीं मिले, कहीं गए। तो मेडिटेशन अगर आप सचमुच करोगे, बहुत सारे लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ, मुझे अब पता नहीं कितने लोग एक्चुअली ट्राई करते होंगे पूरे मन से। आसान नहीं है, आसान नहीं है, वो एक शेर है ना, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूबते जाना है। तो ये जो विपस्सना मेडिटेशन है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, इतना खतरनाक भी नहीं है, लेकिन कभी-कभी बहुत दर्द भी इसमें हो सकता है, उस समय लोग घबरा जाते हैं। तो गालिब साहब ने तो इश्क के बारे में लिखा, लेकिन इसको आप ध्यान के बारे में भी समझ सकते हो कि भई आसान तो नहीं है ये यात्रा, ध्यान की, क्योंकि आप रीबिल्ड कर रहे हो अपने बॉडी माइंड को। तो रीबिल्ड कौन करता है? आपकी एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी केयर करती है इस पूरे शरीर की जब तक इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं होगी तब एस्ट्रल बॉडी इसको छोड़ देती है। जैसे साँप की केंचुली होती है ना, कहते हैं कि साँप साँप का नहीं होता, वो केंचुली को उतारता है साल में 1 बार, कोई मौसम आता है। दूर से आप देखो तो वो जो केंचुली निकल जाती है कवर सा, बिल्कुल साँप जैसा, हम डर जाएँगे। बाद में पता चलता है उसकी आउटर स्किन है, वो डिस्कार्ड कर दी उसने। अब वो लेकिन साँप तो है। कुछ-कुछ ऐसा, ये जो एस्ट्रल बॉडी है, ये आगे ट्रैवल करती है। एस्ट्रल बॉडी के साथ काम करने। तो उसके साथ काम करने के लिए ये जो कॉन्शियस ब्रेन है, इसका सोच-विचार है। अ, कई लोग बहुत प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं कि ये ओसीडी हो गया, ये बाइपोलर हो गया, क्या-क्या एंग्ज़ायटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सब बाईपास हो सकता है।
ये बहुत छोटा-सा एरिया है ब्रेन का जो गड़बड़ करता है। गड़बड़ इसलिए करता है कि आपने उसको बार-बार, बार-बार रीइन्फोर्स किया हुआ है, उन आदतों को। तो उसके लिए भई मेडिटेशन करो, विपस्सना मेडिटेशन करो और ये भूलो मत मेडिटेशन सिर्फ़ कि कुछ देर बैठ गए आप, नहीं। इसके साथ आपको शील का पालन करना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, नशा नहीं करना इत्यादि। नेगेटिव इमोशंस के साथ काम करना पड़ेगा। नेगेटिव इमोशन अ, आप पे हावी ना हो जाएँ। पारमिताओं का अभ्यास करना पड़ेगा। विनम्रता, कृतज्ञता, देने का भाव, इनको डेवलप करना पड़ेगा। ये अपने आप होंगे ज़रूरी नहीं है, डेवलप करना पड़ेगा धीरे-धीरे। अ, और ये सब अगर हम करेंगे, तो पास्ट को फिर अब याद खत्म नहीं होगी, लेकिन अब याद है तो है, भई रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, लेकिन बीच-बीच में पत्थर हैं जिस पे सूखे पत्थर जिस पे आप पैर रख सकते हो और कीचड़ को छूने की ज़रूरत नहीं। तो वो पत्थर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कीचड़ नहीं दिखेगी, दिखने से क्या प्रॉब्लम है? सब चीज़ें दिखेंगी, पास्ट में जो-जो हुआ, आप मुस्कुराओगे, ऐसा हुआ, उसमें से मैं गुज़रा, मैं सीखा, अब यहाँ से मुझे सही चलना है। साइकोलॉजिकली इस जगत से फ्री होना है, साइकोलॉजिकली। बाहर की जगत से हमें साँस चाहिए, पानी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, इत्यादि थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए। वो तो है फिज़िकल डिपेंडेंस, वो तो रहेगी जब तक ये शरीर है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ये है कि लोगों के ओपिनियन का आप पे फ़र्क पड़ रहा है, अच्छा या बुरा, वो साइकोलॉजिकल है। जब आपको लोगों की परवाह ना हो, आप सबके साथ निभा लेंगे और भाई साहब क्या हाल है? नमस्कार जी। लेकिन आपको ये डर नहीं है कि वो आपकी नाक छोटी है अ, फोमो हो गया, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया और मेरा कद छोटा है, एक भाई साहब मेरे पीछे पड़े हुए कद बढ़ाने का। अरे मैंने कहा कद के पीछे क्यों पड़ा है? अंदर से अपने चरित्र को, अंदर की क्वालिटीज़ को निखारो। तो बहुत लोगों में होता है, बार-बार शीशा देखते रहते हैं कि मैं ऐसा लगूँगा। किसकी नज़र में? लोगों पे डिपेंड हो गए ना, लोगों के गुलाम नहीं बनना। भई लोग बोलेंगे तुम सुंदर हो, तब हो तुम सुंदर। कि जब आपको लगे कि मैं ठीक हूँ, तो मैं ठीक हूँ, ये शरीर तो काम चला हुआ है। मैं ठीक हूँ, अंदर की क्वालिटीज़ ढूँढो अपनी और वो इसी से आएगा। मेडिटेशन से, पारमिताओं के अभ्यास से, विनम्रता, कृतज्ञता, क्रिएटिविटी से और दुनिया से साइकोलॉजिकली फ्री होना है। नई कार लेने वाले हो, क्यों ले रहे हो? लोगों की गुलामी के कारण? कि लोग बोलेंगे वाह जी वाह! ये जो शर्मा जी है ना, ये देखो कितने बड़े आदमी हैं। ये अगर मन में आ रहा है मैं कार में बैठ के बड़ा आदमी दिखूँगा, साइकोलॉजिकली डिपेंड हो गए लोगों पे। लेकिन कार इसलिए ले रहे हो कि आप बिज़नेसमैन हो, ज़रा सुविधा होगी यहाँ से वहाँ जाने में। क्योंकि ये बस में बहुत टाइम लगता है वगैरह, तब अलग बात है। तब आप साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट नहीं हैं। तो अ, अपनी नज़र में सही होना है बस। क्या मैं सही इंसान हूँ? आपको तो सब पता है ना अपने बारे में। क्या मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ? आप सैटिस्फाइड हो। अब दूसरा कोई कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ रास्ता ऐसा निकाल लो इस संसार में से जैसे कीचड़ में से चलना है। आप पत्थर पे सूखे पत्थरों पे पैर रख के निकल जाओ। वो कहते हैं ना दलदल में कमल की तरह रहना है, क्योंकि समाज से भाग तो सकते नहीं हम। समाज रहेगा, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हमने अपने अंदर वो विवेक, वो शक्ति, वो बुद्धि पैदा कर दी कि हमको पता है मैं ठीक हूँ और आप सचमुच ठीक चल रहे हो। तो वही ध्यान का अभ्यास कीजिए। लाख दुखों की एक दवा।